राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारी थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती लेवल फर्स्ट के लिए हमारा मॉडल पेपर की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 12 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 15 मॉडल पेपर कंप्लीट करने का, जिसमें से यह 13वां मॉडल पेपर है। एक दिन वीडियो नहीं है, उसके लिए मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि एक दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ कारणवश मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया। आज ये हमारी 13वां मॉडल पेपर है, ठीक है, और मैं कल परसों में आपके ये सारे मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों अगर आपने दोनों यानी कि 12 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके अभी देख लेना, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं दोस्तों कि राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति 2023 का अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति 2023 का अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गुलाब चंद कटारिया जी। अगला है 15वीं विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 15वीं विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया, मुख्य सचेतक महेश चंद्र जोशी। दोस्तों विपक्ष के नेता महेंद्र चौधरी दे रखा है, लेकिन विपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया है, ना कि महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी तो दोस्तों उप मुख्य सचेतक है, ठीक है, उप मुख्य सचेतक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों मैं फटाफट से आपका रिवीजन टाइप में करवा रहा हूं दोस्तों। आप ये मानो कि आपको फटाफट से आंसर देना है, मैं आपको कोई भी इनकी डिटेल नहीं बताने वाला, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। ठीक है, मुझे भी पता है। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा हेतु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दोस्तों 24 अगस्त 2022 को अपने साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा हेतु किसे पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ये अपने दिया गया था आशीष पुरोहित को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान में चर्चित अभियानों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चर्चित अभियान दे रखा है, उनमें से उनकी तारीख दे रखा है, उसमें से जो अभियान है उसमें से कौन सा सही नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो चुप्पी तोड़ो सियाणी बनो ये अपने 16 मई 2022 को जयपुर में आरंभ किया गया था। ये अभियान बिल्कुल किया गया था। एक युद्ध नशे के विरुद्ध बूंदी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चालू किया गया था, बिल्कुल दोस्तों किया गया था। अगला स्वस्थ बेटी अभियान 24 जनवरी 2022 को सीकर में शुरुआत हुआ था। स्वच्छ बेटी दोस्तों स्वस्थ बेटी अभियान 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के अलवर जिले के बानसूर में इस अभियान की शुरुआत की थी, ना कि सीकर जिले में। ठीक है, तो सीकर जिला ही गलत आ जाएगा, तो राइट आंसर अपना थर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहां पे सीकर गलत दे दिया, अलवर आता तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, चलिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप राजस्थान पुलिस द्वारा बिल्कुल ये भी सही है। चलिए तो राइट आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है कि किस स्थान की मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जीआई टैग से अपने सोजत पाली की मेहंदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा लोकसभा सदस्य सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात आ रही है, तो इनमें से कौन सा लोकसभा सदस्य सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इनमें से आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बाबा बालकनाथ इनमें सम्मिलित नहीं है, और भूपेश यादव है, कैलाश चौधरी है, अर्जुन लाल मेघवाल है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को किस स्थान का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान को अपने द्वितीय स्थान मिला है। 25 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान 2021 मिला है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में अपने सम्मान मिला है बाबूलाल झाड़ोल उदयपुर के और मंजू देवी जायल नागौर की, इन दोनों को ही मिला है संयुक्त रूप से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक गांव वाला जिला आपसे पूछ सकता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है राजस्थान में कुल कितने राजस्व गांव हैं, तो आपसे पूछ लेगा। तो सबसे ज्यादा गांव अपने बाड़मेर में है। बाड़मेर में है कितने गांव हैं, तो लगभग 3109 हैं। ठीक है, उसके बाद गंगानगर में आते हैं 3060, उसके बाद उदयपुर में आते हैं 2457, उसके बाद जयपुर में आते हैं 2448। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, इसके बारे में अपन को बताना है दोस्तों कि लोकसभा युक्त राजस्थान श्री प्रताप सिंह लोटरा है क्या। ये भी सही है बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता है, बिल्कुल हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा है, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों ये निर्देशक RSCERT के अध्यक्ष अपने श्री संजय छोत्री नहीं है। ठीक है, कौन है, कविता पाठक है। कौन है, कविता पाठक, तो राइट आंसर फोर्थ। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम धौलपुर के मुकाबले जैसलमेर का देखें तो दोस्तों जैसलमेर अपना बड़ा है 12.66 गुना। ठीक है, 12.66 गुना।
अगला है राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान के उदयपुर संभाग में आपसे जिलों की संख्या आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है 6। ठीक है, चलिए निम्नलिखित राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या आपसे पूछ रहे तो 6 बताना है। कौन कौन से? प्रतापगढ़, उदयपुर खुद एक, और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशील आलेख वाले जिले कौन से हैं? तो औसत वर्षा सबसे ज्यादा कौन कौन से जिले में होती है दोस्तों? ये होती है जैसलमेर, बाड़मेर में। औसत सर्वाधिक परिवर्तनशील वर्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे कम वर्षा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि 56 का मैदान कहां पे स्थित है? दोस्तों 56 का मैदान आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है? दोस्तों कौन सा मैदान है? अपने 56 का मैदान है जो अपने माही तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है। अगला राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राजस्थान का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो राजस्थान का कच्चे तेल का उत्पादन आपसे पूछ रहे तो 20% से अधिक है। ठीक है, चलिए अगला कि राजस्थान में बाघों हेतु प्रसिद्ध सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपसे पूछ रहे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाघों हेतु। अगला गिद्धों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। दोस्तों गिद्धों के संरक्षण हेतु अपने राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो अपने जोहड़बीड़, गाड़वाल, अपने बीकानेर वाला, जो अपने गिद्धों के लिए स्पेशली। अगला है कि राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा? हाड़ौती पठार का क्षेत्र। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत से काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्र में काली मिट्टी पाए जाने वाला जिला आपसे पूछ सकता है, आपको बताना है हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 से लेकर के 11 अवधि के बीच में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? दोस्तों दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछ रहे हैं तो बाड़मेर आपको बताना है राइट आंसर। ठीक है, चलिए दशकीय वृद्धि दर में आपसे पूछ रहे हैं तो बाड़मेर। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो दोस्तों गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य आपसे पूछ सकता है, तो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है गुड़ला नहीं है, गैर नहीं है, गौरी नहीं है, वालर। वालर अपने गरासिया जनजाति द्वारा प्रसिद्ध नृत्य है। वालर हो गया, गौर हो गया, लूर हो गया, मांदल हो गया, मोरियो, जवारा, वालर, रायण, कूद। ठीक है, ये सभी क्या है? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। अगला कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित? दोस्तों माही कंचन सबको पता है मक्का की किस्म है। अगला मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ का सागवान अपने किस वृक्ष को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो अपने रोहिड़ा को कहा जाता है मारवाड़ का सागवान। मारवाड़ का सागवान अपने रोहिड़ा को कहा जाता है। इसे राजस्थान का राज्य पुष्प भी कहते हैं क्या है ही। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन वाला जिला आपसे पूछ सकता है, तो फेल्सपार उत्पादन वाला सर्वाधिक जिला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है अजमेर जिला। अगला है डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह खनन कौन सा है? तो दोस्तों डेगाना अपने टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन एस के लिए प्रसिद्ध है डेगाना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान से गुजरने वाली निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अगला कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ कहां पे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ आपने कहां पे स्थित है? सबको पता है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला निम्न में से किस सभ्यता स्थल के प्रथम स्तर से 4480 और 3285 ईसा पूर्व के प्राप्त अवशेषों से मृत शरीर का ढांचा मिला है जिसे अपने निवास स्थान पर ही पश्चिम पूर्वी दिशा में दफनाया गया है? दोस्तों ऐसा कौन सी सभ्यता है? ऐसी सभ्यता बागोर सभ्यता है। दोस्तों बागोर से ही अपने मृत शरीर का ढांचा मिला है। अगला 31वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल से प्रशस्त्र की विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिन्ह के पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश हैं? दोस्तों ऐसा आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी सभ्यता है? तो दोस्तों आपको बताना है ऐसी 9 सभ्यता है। 9 सभ्यता। 9 कहां पे? अपने भरतपुर जिले में है। ठीक है, चलिए अगले खानवा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? सबको पता है दोस्तों, छोटे से 9th के बच्चे से आप जाके पूछोगे कि खानवा युद्ध कब किन किन के बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था?
तो दोस्तों आपको बता देगा कि बाबर व राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, और कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आमेर के प्रसिद्ध दोस्तों कदमी महलों का निर्माण अपने राजदेव के द्वारा करवाया गया था। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक आपसे पूछ सकता है, तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक आपसे पूछ ले तो राव चुंडा बताना है आपको। तुंगा के युद्ध आपसे पूछ सकता है, तो तुंगा के युद्ध दोस्तों अपने आमेर के कछवा वंश के शासक सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में तुंगा का युद्ध होता है। ठीक है, और वो होता है 1787 को। ठीक है, तुंगा का युद्ध। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका आपसे पूछ सकता है, तो वो था 1568 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो हिंदू त्योहारों के बारे में सही कथन आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? दोस्तों अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों अपने अक्षय तृतीया ये गलत है, ये भी गलत। तो राइट आंसर फर्स्ट और सेकेंड ही अपना सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? इनमें से अपने मूमल गीत अपने मूमल एडी से लेकर चोटी तक के सौंदर्य का वर्णन करता है, वो भी स्त्री के लिए। ठीक है, चलिए रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाला पात्र, रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाला पात्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वो अपने पात्र अपने जाना जाता है खिल्लर के रूप में जाना जाता है। वालर का प्रसिद्ध नृत्य है, तो दोस्तों वालर आपसे पूछ सकता है किस जनजाति का प्रश्न है? अभी अभी बात की थी, गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। अगला राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? दोस्तों राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियों को पासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पासी। ठीक है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला आपसे पूछ ले तो 12 जिले में लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राज्य आपसे पूछ सकता है, तो सभी के सभी इसको राजस्थान टिक करेंगे, लेकिन दोस्तों इसका राजस्थान गलत आ जाएगा। अपने कहां पे? मध्य प्रदेश में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलदुर्ग उत्तम उदाहरण है? जलदुर्ग का अपने उत्तम उदाहरण आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है गागरोन का किला कहां पे है? झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? दोस्तों किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था आपसे पूछ ले तो आपको बताना है एक राइट आंसर कि राजा सावंत सिंह का शासनकाल अपने किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कहलाता है। चलिए गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों गोविंद गुरु के विषय में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपको बताना है कि गोविंद गुरु का गुरु बंजारा जाति के थे, बिल्कुल थे। अलग गोविंद गुरु का जन्म 1558 में डूंगरपुर के पालपटा में हुआ था, ये अपना गलत आ जाएगा और राइट आंसर सभी आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के बाशिया गांव में हुआ था, ना कि पालपटा गांव में। ठीक है, चलिए और तीसरा है गोविंद गुरु ने बाशिया ग्राम में धूणी निशान स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, बिल्कुल दिया। तो राइट आंसर अपना सेकंड आ जाएगी, यही अपना सत्य है। चलिए किस किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों ऐसा किसान आंदोलन कौन सा था जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है? दोस्तों ऐसा किसान आंदोलन अपने कौन सा था? तो एक ही किसान आंदोलन था, उसका नाम था नीमूचना किसान आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो दोस्तों अपने भेजी थी कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी अपने सेना अजमेर। अगला ही राजस्थान के संदर्भ में पचयुदा क्या है? दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में पचयुदा आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है एक राइट आंसर, सिर्फ मोटी सूती सोल को पचेदा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न है दादू पंथ में नागा एवं नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दोस्तों दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है वो थे अपने सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। नेजा क्या है? दोस्तों नेजा आपसे पूछ सकता है तो आपको एक राइट आंसर बताना है कि रामदेव जी की पतरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की पतरंगी पताका को क्या कहा जाता है? अपने नेजा कहा जाता है। अगला कि भारतीय भाषा विषयक कोश के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारतीय भाषा विषयक कोश के लेखक आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन थे। ठीक है, चलिए अगला है कि बल्ला आभूषण कहां पे पहना जाता है? दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि बल्ला आभूषण अपने कहां पे पहना जाता है तो आपको बताना है हाथों में पहना जाता है बल्ला हो गया, बजरी हो गया, लटकन, लौंग इत्यादि, ये तो अपने कान में पहने जाते हैं। ठीक है, और जो अपने हाथ के थे ना दोस्तों, हाथ में पहना जाता है बल्ला आभूषण। हाँ, बल्ला अपने हाथ में ही पहना जाता है।
वल्या भी होता है, ये वल्या होता है, वल्या वल्या वल्या, वल्या और बल्ल्या दोनों होता है, ठीक है। तो ये अपने हाथों में पहना जाता है वल्या, ठीक है। हथफूल, ओथनी, नौगरी, वल्या आदि आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। चलो अगला, कौन सा आभूषण कौन सा अंग सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ आभूषण है, एक तरफ अंग, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों मुंदरी अंगुली में बिल्कुल, टड्डा बाजू बिल्कुल, नेवरी पैर बिल्कुल, रमझोल कमर में थोड़ी ना पहनी जाएगी, रमझोल कमर में नहीं पहनी जाएगी। तो राइट आंसर थर्ड। अगला, शंकर देव समिति की सिफारिश से राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण से संबंधित है? तो शंकर देव समिति की सिफारिश से दोस्तों अपने कौन से एकीकरण के कौन से चरण से संबंधित है? दोस्तों ये अपने है 5वें चरण से संबंधित। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में दोस्तों वर्धमान पाठशाला की स्थापना आपसे पूछ रहे तो कहां पे की थी? दोस्तों आपको बताना है जयपुर में की थी। अगला, कि निम्न में से कौन राजतंत्रिणी का लेखक है? तो दोस्तों राजतंत्रिणी का लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कल्हण, ठीक है। राजविलास की रचना लिखी गई है, तो दोस्तों राजविलास की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ये अपने लिखी गई है कवि मान के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे साथियों की राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव अत्यधिक पड़ा है? तो दोस्तों अपनी बोली है मालवी। अगला, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो कविराज श्यामल दास द्वारा रचित अपनी कृति आपसे पूछ लेना तो आपको एक भी घबराना नहीं है दोस्तों, वीर विनोद, ठीक है। चलो अगला, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था? दोस्तों राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश अपने कब लागू हुआ था? 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्यारे साथियों की राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य रहे हैं? दोस्तों ये अपने रहे हैं, कौन से रहे हैं? यानी कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोकसेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं? दोस्तों रघुकुल तिलक रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों हमने भी आपका वचन निभाया है दोस्तों। 15 मॉडल पेपर 25 तारीख से पहले जरूर करवा देंगे दोस्तों। 13वां मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राजस्थान के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या आपसे पूछ रहे अधिकतम, तो आपको बताना है 30, ठीक है। 30 ही होती है ना? हाँ बिल्कुल 30 ही होती है अधिकतम। चलो तो फिर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह अपने कहां पे है? तो दोस्तों ये अपने नरहड़ कहां पे है? नरहड़ झुंझुनू में है, ठीक है। चलो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 64 का राइट आंसर अपने, चलो तो देखते हैं, अभी प्रश्न तो देखे नहीं, राइट आंसर कहां से लेके आएंगे? तो दोस्तों अपना चूरू अपने कृष्णमर्ग, बिल्कुल राइट आंसर, चूरू अपना कृष्णमर्ग, जैसलमेर, गोड़ावन, भीलवाड़ा, मोर, ये अपने क्या है दोस्तों? सभी सभी शुभंकर हैं। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है दोस्तों, शेर नहीं है। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सवाई माधोपुर का शुभंकर कौन सा है? तो राइट आंसर 4th। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? अलवर में भाई, अलवर में। अलवर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अलवर शहर की स्थापना जो भी बता देगा उसको मैं क्या कहूं दोस्तों, नीचे जो भी कमेंट करेगा अलवर जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो उसका पिन मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसके द्वारा की गई थी, उसको बड़ा वाला थैंक्स दूंगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए अभी के अभी कि अलवर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताओ दोस्तों, आपके ऊपर है यह प्रश्न, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं, ठीक है, लेकिन आप जरूर बताना, ठीक है। मेरे से पहले आप बता दीजिए, आप वीडियो को पॉज करो और बता दीजिए अगर आपको आता है तो, ठीक है। चलो तो मैं बताता हूं कि दोस्तों अपने अलवर जिले की जो स्थापना थी वो राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से विख्यात अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो सहकारी क्षेत्र में अपने संचालित शक्कर का कारखाना आपसे पूछ सकता है तो बूंदी में। खान और भूविज्ञान निर्देशालय आपसे पूछ सकता है तो खान भूविज्ञान निर्देशालय आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है राइट आंसर उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है अपने
कौन से मंदिर हैं और एक तरफ और जिले हैं, ठीक है, मंदिर और दरगाह कुछ हैं और एक तरफ है अपने जिले, तो उसके बारे में सम्मिलित कौन सा नहीं है इसके बारे में बताना है दोस्तों। पांडुपुल अपने अलवर जिले में दोस्तों, हमारे से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी पांडुपुल आना हो तो मेरे से संपर्क जरूर कर लेना, ठीक है। हमसे सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पांडुपुल जी का मंदिर स्थित है, ठीक है, जहां पे लेटे हुए हनुमान जी की क्या है, प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, सासभो का मंदिर, नागदा बिल्कुल, मीठे शाह की दरगाह, झालावाड़ बिल्कुल, मंडोर अपने जयपुर में, थोड़ी नीचे कमेंट करके बता दो कि मंडोर कहां पे है, सबको पता है मंडोर कहां पे, मंडोर तो अपने जोधपुर में है सर, ठीक है। चलो तो चलो, अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार 2013 से लेकर 18 में रह चुके मुख्य सचिवों का सही समूह को बताना है। 2013 से लेकर के 18 तक के सभी मुख्य सचिवों का सही कालक्रम और सही समय बताना है दोस्तों। तो बता दीजिए दोस्तों, सबसे पहले राजीव महर्षि, CS राजन, फिर अशोक जैन, राइट आंसर थर्ड। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ है दोस्तों, पता नहीं क्या क्या है, यानी कि एक तरफ है महान हस्तियां और एक तरफ उनके कार्य क्षेत्र, यानी कि एक तरफ है राजस्थान के मुख्यमंत्री और वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न आया है दोस्तों, क्या प्रश्न आया है? चलिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने, अच्छा, वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया। तो शिवचरण माथुर, अच्छा, सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताने। तो शिवचरण माथुर अपने दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके साथ साथ असम के अपने राज्यपाल के पद पर भी कार्य किए हैं, बिल्कुल किए हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें, जगन्नाथ पांडे अपने राजस्थान के भी रहे हैं और बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, बिल्कुल। हरिदेव जोशी त्रिपुरा के बता रहे हैं दोस्तों, हरिदेव जोशी अपने राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, ठीक है, 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री के पद पर, ठीक है। चलिए, हरदेव जोशी असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के, लेकिन त्रिपुरा के नहीं रहे, ठीक है। और मोहनलाल सुखाड़े अपने आंध्र प्रदेश के, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के रहे हैं। चलो, तो राइट आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? तो कौन कौन सी सेवाएं हैं दोस्तों? अपने सिर्फ ये सभी सेवाएं हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीजी लॉकर, मोबाइल आधारित उबंग, यानी कि ये सभी के सभी अपने इससे संबंधित है। अगला कि राजस्थान में आशा और आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह इनके बीच संयुक्त कार्य करती है। किन किन के बीच संयुक्त कार्य करती है आशा एवं आशा सहयोगिनी? दोस्तों अपने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के मध्य में कार्य करती है, इसलिए इनको आशा सहयोगिनी कहा जाता है। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। स्मार्ट विलेज योजना अपने राजस्थान में वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले में समूह से संबंधित है? तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कौन सी योजना नहीं है, इसके बारे में राइट आंसर फटाफट से दे दीजिए दोस्तों। तो 77वें का राइट आंसर आ जाना है अपना, कौन सा? सामाजिक वानिकी योजना नहीं है, लेकिन अरावली विकास कार्यक्रम है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, लेकिन सामाजिक वानिकी योजना अपने इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में किसकी जागरूकता के लिए है? दोस्तों आपके द्वार आयोग अपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए है, ठीक है। चलिए, अगला ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनाओं की सुविधाओं लागू की गई, उनका कक्षा स्तर होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि अपने साइकिल वाली ट्रांसपोर्ट वाली सुविधा, तो उनमें दोस्तों अपने कक्षा का स्तर होना चाहिए, लगभग कक्षा का स्तर होता है 9 से लेकर के 12वीं तक का स्तर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है। तो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था आपसे पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत कौन सी धारा है? दोस्तों ये अपने धारा है राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था आपसे पूछ लेना, तो वो बताना है नहीं NSIERT, ठीक है, ये है अपने। चलो, अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह वर्णित है। दोस्तों ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, 45 घंटे, ठीक है। चलिए, अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न को बदलकर स्कूली शिक्षा का पैटर्न किया जाएगा। दोस्तों ये अपने किया जा चुका है, कितना? 5+3+3+4
अगले, आपकी बेटी योजना के तहत 1 से लेकर 8वीं के पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। दोस्तों, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8वीं में पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को कितने रुपए प्रति वर्ष राशि दी जाती है? दोस्तों, अपने दी जाती है 2100 रुपए प्रति वर्ष। अगला कि नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पात्र छात्रा की कितने रुपए एफडीआर प्रदान की जाती है? दोस्तों, NSIGSE के तहत अपने दोस्तों कितने रुपए की एफडीआर प्रदान की जाती है छात्राओं को? दोस्तों, ये अपने की जाती है लगभग भी ना तो अपने 3000 रुपए की जाती है। ठीक है, फिक्स आंसर 3000 रुपए की जाती है, लगभग होगा कुछ नहीं। अगला है एनईपी 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए अपने कक्षा 6ठी से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक है। इसमें एक ऐसी सूची है जो अनावश्यक है, इसकी पहचान करे। दोस्तों, इनमें से कौन सी सूची है जो अनावश्यक भी है? तो दोस्तों, कक्षावार नामांकन अनुमान बिल्कुल सही है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता संख्या बिल्कुल सही है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता बिल्कुल सही है। लेकिन बैंक के खाते अभिलेख ये अपने गलत आ जाएगा, तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापक की संख्या क्या होनी चाहिए? दोस्तों, अगर 60 बच्चे हैं एक स्कूल में, तो अध्यापकों की संख्या दोस्तों कम से कम होनी चाहिए 2। कितने होनी चाहिए? 2। 60 बच्चों पर 2 अध्यापक होने चाहिए और 35 पर होना चाहिए 1। चलिए अगला है कि बालकों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? दोस्तों, कितने प्रतिशत स्वीकृत किए जाने पर भी दोस्तों स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं होनी चाहिए? यानी कि खाली जगह नहीं होनी चाहिए, खाली पद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये नहीं होनी चाहिए 10% से कम। ठीक है, चलिए अगला, परियोजना परिचालन समिति SIQ का अध्यक्ष होता है। तो परियोजना परिचालन समिति का अध्यक्ष आपसे पूछ लेना, तो आपको एक लाइन में बताना है आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के। स्माइल द्वितीय चरण 2.0 में संस्था प्रधान PEEO का दायित्व है। तो PEEO का दायित्व आपसे पूछ ले तो आपको बताना है इनका दायित्व होता है दोस्तों, इनका दायित्व होता है उपरोक्त सभी, यानी कि आप वीडियो को पॉज करके सभी को पढ़ सकते हैं आसानी से। अगला कि सोने में सुगंध होना, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ सकता है। सोने में सुगंध होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है किसी बहुत बढ़िया चीज की ओर अधिक विशेषता होना। किसी बहुत बढ़िया चीज की ओर अधिक विशेषता होना। अगला 92वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प आपसे पूछ ले कि छांटिए, तो आपको बताना है अशुद्ध शब्द दोस्तों इसमें राजमार्ग, ऋणी, होशियार बिल्कुल सही है, श्रीमती, हासिनी मूर्ति बिल्कुल सही है, जागृति, दिनांक, प्रभु सही है, लेकिन षड्यंत्र ऐसे नहीं आता, ज्योत्सना ऐसे नहीं आता, श्राप ऐसे नहीं आता। अगला कि वह चला होगा यह किस काल से संबंधित है? वह चला होगा संदिग्ध भूतकाल। अगला है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपको बताना है चर्चा और जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सिर्फ एक वचन है, ना कि सिंगुलर, ना कि प्लूरल। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द आपसे पूछ सकता है, तो पुल्लिंग इनमें से कौन सा होगा भाई? पुल्लिंग। आशा भी पुल्लिंग है, नहीं है, ये भी आज्ञा भी नहीं है, गरिमा भी नहीं। सागर अपने पुल्लिंग है, सागर भाई साहब, सागर पुल्लिंग है। चलिए तो अब कुछ इंग्लिश के प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, चलिए तो इंग्लिश के प्रश्नों को प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि द मदर ऑलवेज इंसिस्ट्स ऑन कीपिंग द हाउस स्पीक एंड स्पैन। दोस्तों इसमें 96 में राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा? इसमें 96 में आ जाएगा कि ट्रेडी। ठीक है, चलिए यू सेड टू मी आई मस्ट हेल्प यू इन योर वर्क, तो 97 में आ जाएगा कि यू टोल्ड मी दैट यू मस्ट हेल्प मी माई वर्क। चलिए अगले, हु हैज रिटन दिस इजी, तो हु हैज रिटन दिस इजी, तो इसका 98 का राइट आंसर बाय वोम हैज दिस इजी बीन रिटन। चलिए
अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई योर मदर, आई योर ब्रदर है दोस्तों, आई योर ब्रदर। तो यानी कि आई योर ब्रदर के साथ तो एम आ जाएगा ना, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूं भाई। चलिए अगला, ही राइट्स आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो ही राइट्स आर्टिकल फ्रॉम द फॉर द न्यूज़पेपर। तो ही राइट्स एन राइट एन आर्टिकल फ्रॉम फॉर द न्यूज़पेपर। चलिए तो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आ चुके हैं कि 36/54 का सरलतम रूप होगा। तो 36/54 को जितना हो सके जितना काटने की कोशिश करो, और काटने के बाद इसका सरलतम रूप आपको पता लगे तो बताओ। तो 18 में 18, 36 में 36, 36 54 मतलब 2/3। हाँ 2/3, 2/3 सरलतम रूप। चलिए अगले, एक घन के विकर्ण की लंबाई है, एक घन के विकर्ण की लंबाई है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना। एक घन के विकर्ण की लंबाई है लेकिन इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। ठीक है, चलो अगला कि एक रस्सी जिससे एक बछड़ा बंधा हुआ है वो 12 मीटर से बढ़कर 23 मीटर कर दी गई है। अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को यह चर सकेगी। तो कितने घास युक्त क्षेत्र को चर सकेगी। तो 12 और 23 मीटर, 12 23 तो मतलब 12-10 मीटर स्क्वायर। चलो तो फिर अगला कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई का परिमाप अनुपात 1:3 प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा। यानी कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई अपने दे दी कि उसकी लंबाई का अनुपात है 1:3। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात आपसे पूछ ले कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात आपसे पूछ ले, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात तो 2:1। चलो अगला, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज 18 और 45 सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है, किसके बराबर है, 20 के बराबर है। अगला कि अब कुछ साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता। तो लेंस बनाने के लेंस बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता। तो आपको बताना होगा कि लेंस बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों लेंस बनाने के लिए कांच का उपयोग होता है, पानी का होता है, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का उपयोग कहां से हुआ। लेंस अपन मिट्टी के चश्मे कौन पहनता है मेरे भाइयों, कोई नहीं पहनता ना। चलो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सेल से आपका एक प्रश्न 110% आएगा। तो आपको बताना है जॉर्ज एमिल पलाडे। चलो, हृदय में थैबेसियन वाल्व पाया जाता है। तो हृदय में थैबेसियन वाल्व आपसे पूछ लिया तो आपको बताना है दाएं आंत में पाया जाता है। परीक्षार्थ संकरण एक व्यक्ति का संकरण क्रॉस है, संकरण यानी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होना। ठीक है, तो इसमें से परीक्षार्थ संकरण एक व्यक्ति का संकरण है। कौन सा संकरण है वो दोस्तों अपने है एक संयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ होने वाला संकरण। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलेन का पीएच यानी कि लाल से वो नीला हो जाता है तो उसका पीएच कितना हो जाएगा। तो उसका पीएच अपकोसली हो जाएगा। उसका पीएच आपसे पूछ लेना, आपको पीएच बताना है। यानी कि एक विलेन लाल लिटमस पित्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच एक तरफ 7 दे रखा, 7 हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, यहां पे 1 दे रखा है तो क्या अम्लीय होगा क्या, अम्लीय होगा क्या। तो अम्लीय में तो माइनस वाला होना चाहिए ना, कम होना चाहिए। तो कोई नहीं आएगा इसमें, कोई नहीं। चलिए तो फिर अगला गिर सेर परियोजना अवस्थित है। दोस्तों गिर सेर परियोजना आपसे पूछ सकता है कहां पे स्थित है, तो गुजरात में गिर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को दोस्तों अपने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है, तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र नहीं है भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश। दोस्तों इनमें से अपने नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, वैसे मध्य चिली है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणोत्तर भाग कैलिफोर्निया है। अगले मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था, तो मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था तो कौन सा कारण था, यह था मनसबदारी प्रणाली। विंध्य कंगार हिस्सा है, तो विंध्यन कंगार हिस्सा है, किसका हिस्सा है विंध्यन कंगार, हाड़ौती का।
अगला है कि निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। तो मातृभाषा शिक्षण का साधन इनमें से कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चित्र विस्तारक यंत्र भी है, चित्र दर्शन भी है, ग्रामोफोन भी, लेकिन लघु गणक सारणी अपने मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। ठीक है, यही नहीं है। ठीक है, ग्रामोफोन इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज तो एक ही रहेगी, वह अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न है कि परीक्षण की का संदर्भ में से दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांशों की संगति से है। तो किसकी संगति से है? तो ये अपने विश्वसनीयता की संगति से। अगला है कि एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। किस कारण को छोड़कर? सिवाय उद्देश्य के लेखन को छोड़कर शिक्षण की रणनीतियों के संशोधन के लिए भी होता है, शिष्यों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए होता है, शिष्यों को परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए भी होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट। अगला कि विच ऑन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रिमेडिकल टीचिंग। कौन सा पार्ट ऑफ रिमेडिकल टीचिंग का है? तो टीचिंग अफेयर्स व्हाट हैज नॉट बीन थग इलेजर। तो राइट आंसर फर्स्ट। अगला दोस्तों, ए टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव सच एज ब्लैकबोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर etc इन डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत etc। Here this the classroom as a well। तो ये क्या कह रहा है? तो इसका ये कह रहा है कि इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने कि इज ए रिच रिसोर्स ऑफ प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेजिंग। ठीक है, मल्टी इलोजियम, हाँ बिल्कुल सही है। अगला कि कंटिन्यूअस इल्यूजन इज बेसिकली, कंटिन्यूअस इल्यूजन इज बेसिकली क्या है ये दोस्तों है फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड। ठीक है, अगला कि वन ऑफ दीज इज ए फ्यूचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये अपने दिस इट्स इज ए डायग्नोस्टिक एंड रीमेडिकल। चलो अगला प्रश्न है कि ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है कहलाता है। तो ज्यामितीय निरूपण दोस्तों अपने कहलाता है पाई चार्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त योजना है? दोस्तों इनमें से अपने कौन सी योजना अपने है ये वाली योजना कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और वे प्रश्न का बहुत परिप्रेक्ष्यपूर्ण अवलोकन करें इसके लिए। अगला है दोस्तों कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस मुक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? दोस्तों वह इस मुक्ति का प्रयोग एक निश्चित प्रकार की सोच व तर्क शक्ति विकसित करने के लिए करती है। अगला कौन सा उपागम शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है? तो कौन सा उपागम है दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित उपागम? ये अपने आगमन उपागम। अगला क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम श्रेणी है। तो क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम श्रेणी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है सांकेतिक संप्रेक्षण। अगला है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य समय विषय एवं विभिन्न कार्य एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना ही योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, फर्स्ट और सेकंड। अगला इनमें से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? तो कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आसानी से। चलो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सामाजिक अध्ययन किस विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश की है? तो सामाजिक अध्ययन
विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? ये अपनी की है मुदालियर आयोग ने। अगर मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, हम दोस्तों इसको समझ सकते हैं रूढ़ चिन्हों से। अगला कि जब एक शिक्षार्थी को अपना काम समाप्त करने के बाद पेंटिंग करने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक उदाहरण बन जाता है। दोस्तों यह अपने एक उदाहरण बन जाता है किसका? यह अपने उदाहरण बन जाता है सकारात्मक सुदृष्टिकरण का। अगले प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन दोस्तों अपने किसका है? ये कथन अपने बेलार्ड का कथन है। अगला की बेलार्ड का कथन है बिल्कुल। अगला की अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिगम होते हैं। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। ये अधिकतम होते हैं दोस्तों अपने निम्न उपलब्धि वाले। अगला कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी आपसे पूछ रहे तो ये होती है दोस्तों अपने स्वयं शिक्षक की। अगला, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? दोस्तों एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? दोस्तों मैं आंशिक क्रिया नियम अपनाऊंगा, अभ्यास नियम अपनाऊंगा, तत्परता का नियम अपनाऊंगा, लेकिन प्रलोभन का नियम नहीं अपनाऊंगा क्योंकि ये गलत है। अगला अधिगम का निष्पादन है। तो अधिगम का निष्पादन दोस्तों अपने है किससे? उपरोक्त सभी से, कौशल से भी, ज्ञान से भी और अभिवृत्ति से भी है। ज्ञानी के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है। तो ज्ञानी के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर किसका होता है? तो छठा स्तर अपने अवधारणा अधिनियम का होता है, अधिगम का होता है। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन से हैं? तो लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम पूछ ले तो XY पिता का और XX माता का। ये मिलके दोस्तों यहां से आ जाएगा अपना, यहां से आ जाएगा इधर का अपने आ जाएगा XY, ठीक है, और इस इधर का वापस XX, ठीक है, XX। तो यहां से दोस्तों इसमें से X इधर गया और इधर का इधर आ गया, तो कुल मिला के अपना आ जाएगा तीसरा, यानी कि अपने आ जाएगा XY, यानी कि एक X इधर का और एक Y इधर का, यानी कि Y और X, यानी XY राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर XY, यानी लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम XY, अगर XX आ जाए तो लड़की। ठीक है, चलो अगला कि रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्ति कारक प्रभावित किए गए हैं? तो दोस्तों रेमंड कैटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो ये दोस्तों अपने किए गए हैं 16। चलिए अगला है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस के द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत अपने किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ये अपने दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने के संबंधित, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों अपने स्किनर का है। अगला है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वाइगोत्स्की अपने किस कारक को महत्वपूर्ण मानेंगे? सामाजिक कारक को। इनमें से किस अधिनियम के तहत भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो किस अधिनियम के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं भारत में? दोस्तों ये किए गए हैं द कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत, द डिवीजन एक्ट 2000 के तहत, द पेटेंट एक्ट 2070 के तहत। उपरोक्त सभी एक्ट के अनुसार बौद्धिक अधिकार को क्या किए हैं? सुरक्षित किए गए। अगला, निम्न में से कौन सी सेवा ई मित्र से प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों इनमें से उपरोक्त सभी सेवाएं अपन जन्म मृत्यु विवाह, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, पानी बिजली बिल भरना, सरकारी योजना में आवेदन करना, ये सभी के सभी अपन उपरोक्त सभी कार्य ई मित्र से करवा सकते हैं। डाटा और प्रोग्राम को केवल तत्कालिक रूप से किस संग्रहण माध्यम से संग्रहित किया जा सकता है? दोस्तों हम इसको संग्रहण कर सकते हैं किसके माध्यम से? अपने प्राथमिक से संग्रहण कर सकते हैं, प्राथमिक से। अगला है कि संग्रहण युक्ति फ्लॉपी डिस्क पर किस पदार्थ का लेपन होता है? तो फ्लॉपी डिस्क पर दोस्तों अपने किसका लेपन होता है? ये आयरन ऑक्साइड का होता है। कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई पूछ रहे तो BIT होती है, बिट। चलिए दोस्तों ये हो गया अपनी 150 प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको यह मॉडल पेपर बहुत ही सही ढंग से समझ में आया होगा।
ठीक है, 2 मॉडल पेपर और हो रहे हैं, वो मैं अति शीघ्र आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जाना। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आसानी से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप आंसर की सहित इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत हो रही होगी। अगर आपके पास टाइम है तो इन वीडियो को देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।